Hello everyone, I am Dr. Jay Shirabra. Welcome you all in today's lecture. आज के एडवेंचरस जर्नी की हम शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं नेचर के आर्ट को समझने की। बायोलॉजी इज द आर्ट ऑफ नेचर और बायोलॉजिस्ट नेचर के इस आर्ट को समझने की कोशिश करता है। तो हम सब भी आर्टिस्ट बन सकते हैं बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से स्टडी करके और नेचर के इस आर्ट को समझ के हम उस आर्ट को वापिस से रिफॉर्म कर सकते हैं। यही काम करता है एक बायोलॉजिस्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टैक्सोनॉमिकल एड्स है और उसमें से हम कुछ सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो हम इसके सब टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं। हमें पढ़ना है हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम की, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स के बारे में। कुछ नाम यहाँ पर ऐसे हैं जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे हर्बेरियम। ये शायद आपके लिए नया वर्ड है, हम उसको समझेंगे। पर बॉटनिकल गार्डन्स आप जानते होंगे और जू आपने विजिट किया ही होगा, म्यूजियम में भी आप गए होंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये टैक्सोनॉमिकल एड्स होते क्या है। देखिए, रिसर्च इतना भी सिंपल नहीं होता। रिसर्च करने से पहले आपको जिस फील्ड का रिसर्च करना है उसकी पूरी थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और प्रैक्टिकल भी। और जब आप कोई चीज़ करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ ज़रूरी सामान होता है जो आपको कैरी करना पड़ेगा। अगर आप कुकिंग क्लासेस चला रहे हैं और आप कुकिंग शोज़ कर रहे हैं, आप कुकिंग के व्लॉग्स बना रहे हैं, वीडियोस शूट कर रहे हैं, यूट्यूब पे रख रहे हैं, तो डेफिनेटली और सिंपल कुकिंग भी आपको करना है तो इंग्रेडिएंट्स आपको पहले इकट्ठे करने पड़ते हैं, रेसिपी आपको पहले से समझ लेनी पड़ती है। जो जो इंग्रेडिएंट्स रॉ मटेरियल चाहिए वो आपको इकट्ठे करके स्टोर करके रखने पड़ते हैं। वैसे ही अगर आप लड़ने जा रहे हैं तो आपके हाथ में क्या होना चाहिए? आपके हाथ में हथियार होने ज़रूरी है। बिना हथियार से लड़ने वाला मूर्ख होगा। तो बिना पेन और इरेज़र, शार्पनर और जैसी चीज़ें इंपॉर्टेंट है राइटिंग के लिए, उसको अगर आप लेके नहीं जा रहे और एग्ज़ाम देने जा रहे तो आप स्टूडेंट कौन से काम के? तो पहली चीज़ ये है कि अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो हमें कुछ बेसिक नीड है, नेसेसिटी है, उसको फुलफ़िल करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हमें काम क्या करना है? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ के अंदर हमें ऑर्गेनाइज़्ड करना है ऑर्गेनिज़म्स को। नए-नए ऑर्गेनिज़म्स को ढूँढना है। इस दुनिया में काफ़ी ऑर्गेनिज़म्स है जो वेट कर रहे हैं कि कोई उसको खोज निकाले और दुनिया के सामने उनके एक्ज़िस्टेंस को रिवील करे। और इन सब के लिए हमें बहुत स्किल चाहिए। पहली चीज़ कि आपको टैक्सोनॉमी के अंदर अपना बीएससी बैचलर इन साइंस कंप्लीट करना होगा, जो आपको डिटेल में समझाएगा कि ये कैटेगरीज़ क्या है, किस तरीके से इनको साइंटिफिक नेम दे सकते हैं, उनके रूल्स क्या है और कहाँ पर स्पीशीज़ मिलेगी, उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे, उसको कैसे क्लासिफ़ाई करेंगे। सब कुछ करने के बाद आपने जो रिसर्च किया है उसको कहाँ रिकॉर्ड करवाएँगे, आपका आर्टिकल कहाँ पब्लिश होगा, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद आपको लगना है काम पे। आप टैक्सोनॉमिस्ट की तरह अपना करियर की शुरुआत करेंगे और ये बहुत इंटरनेशनल करियर बन सकता है आपके लिए। टैक्सोनॉमिस्ट का जो करियर है वो इंटरनेशनल लेवल का करियर फॉर्म हो सकता है। पर उसके लिए ज़रूरी है कुछ हथियार, कुछ सामान जो आपको मदद करेंगे नए स्पीशीज़ को खोजने के लिए। उसी को कहा है टैक्सोनॉमिकल एड्स। एक क्यूरियोसिटी तो चाहिए, पेशेंस भी बहुत चाहिए। रिसर्च ऐसा नहीं कि आज शुरू किया रात को ख़त्म हो गया। ये कोई होमवर्क की तरह नहीं है जो लिखने बैठे और छाप दिया। यहाँ क्रिएटिविटी चाहिए, यहाँ दिमाग को चलाना पड़ता है, दौड़ाना पड़ता है, जो भी अब तक सीखा उन सबको अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए काफ़ी मेहनत है, पर मज़ा भी है क्योंकि आपके सामने ऑलवेज़ चैलेंजेस होंगे। एक जैसा काम करने में बड़ी बोरियत फ़ील होती है। सुबह से जाओ और रात तक एक ही काम करो, यहाँ चैलेंजेस होती है। कहते हैं कि साइंटिस्ट वो बनते हैं जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीज़ों को, जो डिटेल में समझना चाहते हैं चीज़ों को, जिनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो आंसर्स चाहते हैं। और ये जो लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो टैक्सोनॉमिस्ट भी एक तरीके का साइंटिस्ट है जो रिसर्च करता है, जो खोज निकालता है। तो टैक्सोनॉमिस्ट आप बनना चाहते हैं तो बहुत सारी क्यूरियोसिटी आपके पास भी होनी चाहिए। कई बार लेबोरेटरी के अंदर कितने दिनों तक बैठ के आपको मेहनत करनी पड़ती है। कई बार कितने दिनों तक कुछ महीनों तक आपको फील्ड के अंदर घूमना पड़ता है। एनाकोंडा मूवी आप लोगों ने देखा होगा। उस मूवी के अंदर एक फ्लावर को ढूँढने के लिए ये लोग जा रहे होते हैं और एनाकोंडा सबको खा जाता है। वो अमेज़न फ़ॉरेस्ट दिखाया है। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा फ़ॉरेस्ट माना जाता है और दुनिया की सबसे हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी ऐसा कहा जाता है कि अमेज़न के अंदर ही होती है। सबसे रिचेस्ट है डाइवर्सिटी के अंदर अमेज़न और साउथ अफ्रीका का रेन फ़ॉरेस्ट। तो वहाँ पर जाना, कुछ एरियाज़ को एक्सेस करना, वहाँ टेंट में रहना, वहाँ जो लोग हैं उसी के साथ रहना,
आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, आपको लग्ज़रीज़ नहीं मिलेगी, आपको कुछ सैक्रिफ़ाइस भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के साथ-साथ ही स्टडी, स्किल और ये मैंने कुछ चीज़ें आपको क्यूरियोसिटी बताई, कुछ ब्रिलियंसी एकेडमिक हमने बात की और इसी के साथ-साथ आपको ये टूल्स चाहिए जो आपको हेल्पफुल रहेंगे नई स्पीशीज़ को खोजने के लिए। और यहाँ पर हम एक-एक करके उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो ये टैक्सोनॉमिकल एड्स की मैंने आपको बात कर दी कि टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं। और चलिए एक-एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हर्बेरियम होगा, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। हर्बेरियम हर्बेरियम पहला टैक्सोनॉमिकल टूल है या एड्स है। हर्बेरियम होता क्या है? ये वर्ड आपके लिए शायद नया है, पर मुझे लग रहा है कि ये प्रोसेस आप सब ने की है। आप सब ने, आप जब छोटे थे तब सब ने हर्बेरियम बनाने की कोशिश की है। भले जैसे साइंटिफिकली बताया जाता है, जो आइडियल उसकी टेक्निक होती है, जो नॉर्म्स होते हैं, जो प्रोसीजर होती है, वो भले आप फॉलो नहीं कर रहे, पर आप सब ने कुछ ना कुछ हर्बेरियम बनाया ही तो होगा। कैसा? चलिए देखते हैं। It is a storehouse of plant specimens that are dried, pressed, and preserved on sheets and are arranged according to universally accepted classification. यहाँ पर हम स्टोर करते हैं प्लांट के कुछ स्पेसिमेंट्स को। आप फिगर में देख रहे हो और आपको अब याद आ रहा होगा, प्लांट की एक ब्रांच को तोड़ दिया आपने, उसको आपने किसी कागज़ के बीच में रख दिया, उसको प्रेस किया। जनरली लोग अपने बुक्स के बीच में रख देते हैं और बुक्स के बीच में रखने के बाद उसको उसके ऊपर वेट रख देते हैं, उसको प्रेस करते हैं। आप प्रेस करोगे तो वो चीज़ ड्राई होने लगेगी और कंप्रेस होगी और सूखने लगेगी। कुछ वक्त के बाद हम उस जो शीट है वो ड्राई हो चुकी है, अब उसके ऊपर कुछ केमिकल्स डालेंगे जिसको टॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं। ऐसे केमिकल्स की वजह से इस प्लांट के लीव्स और स्टेम, इसके ऊपर कोई भी फंगस बैक्टीरिया होगा तो वो खत्म हो जाएगा, वरना फंगस और बैक्टीरिया आपके प्लांट स्पेसिमेंट को डिकम्पोज कर देंगे, खा जाएंगे। आप अगर इसको चिपका के कहीं रख देंगे और फिर खोलेंगे 1 डेढ़ साल के बाद तो आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, बैक्टीरिया और फंगस खा चुके होंगे। इसलिए ज़रूरी है स्टोर करने से पहले आप उसके ऊपर कुछ टॉक्सिन सब्सटेंस डालें, केमिकल्स डालो। तो सबसे पहले आपको तोड़ के आना है। तोड़ने के बाद, पिक करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद आपको उसको प्रेस करना है। प्रेस करोगे तो वो ड्राई हो जाएगा, तो ड्राइंग टेक्निक होगी। फिर आपको टॉक्सिन सब्सटेंस डालने हैं और फिर आपको स्टिचेस लगा के इसको चिपका देना है कागज़ के ऊपर और फिर आपको इसको स्टोर करना है। और ये जो स्टोर करने की प्रोसेस है, उनको आप क्लासिफिकेशन टेक्निक को फॉलो करके ही कर सकते हैं। यहाँ पर कपबोर्ड्स होते हैं और उसके अंदर नाम के अकॉर्डिंग उनकी स्पीशीज़ और उनके जीनस और उनकी फैमिलीज़, उनके क्लास, इस तरीके से आपको अलग-अलग मिलेंगे। जैसे एंजियोस्पर्म का पूरा एक अलग से ही कपबोर्ड होगा, सेक्शन होगा। जिम्नोस्पर्म का एक अलग से सेक्शन होगा। ब्रायोफाइट्स का एक अलग सेक्शन हो सकता है, टेरिडोफाइट का एक अलग सेक्शन हो सकता है। तो सेक्शन वाइज हम इंक्लूड करेंगे। वापिस एंजियोस्पर्म के सेक्शन के अंदर डाइकोट का सेक्शन अलग होगा, मोनोकोट का सेक्शन अलग होगा। इस तरीके से सेक्शन वाइज इनको स्टोर किया जाता है। टाइम टू टाइम इसको देखा जाता है कि ये खराब नहीं हो रहे। आपको ड्राई प्लेस पे ही इसको स्टोर करना है क्योंकि ह्यूमिडिटी इनको खराब कर देगी। और खास याद रखना, इनकी शीट्स की एक यूनिवर्सल साइज भी है। ये 3-4 स्लाइड साइज़ के अंदर अवेलेबल होते हैं। आप नेट पे सर्फ करिए कि हर्बेरियम शीट्स की क्या साइज़ होनी चाहिए। उस साइज़ का ही आपको कागज़ लेना है, उसी पे इसको चिपकाना है। इसको लेबल किया जाएगा क्या-क्या इन्फॉर्मेशन के साथ। आप इसको सिर्फ चिपकाते नहीं हैं, आप देखिए इसके राइट हैंड साइड कुछ लिखा हुआ भी है। डेट लिखी जाएगी कि आपने इसको कब कलेक्ट किया था, कौन सी जगह से कलेक्ट किया था, इसका इंग्लिश नाम क्या है, जहाँ से कलेक्ट किया था वहाँ के लोग इसको किस नाम से पुकारते हैं, मतलब इसका लोकल नेम क्या है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, मतलब वो साइंटिफिक नेम यूनिवर्सली किस नाम से जाना जाता है, बाइनोमियल नेम भी हम जिसको कहते हैं। इसकी फैमिली क्या है, आपका नाम अगर आपने कलेक्ट किया है तो ये सब नाम इसमें लिखे जाते हैं। तो हर्बेरियम शीट्स आर लेबल्ड विथ इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल एंड बाय नेम नोमियल और बॉटनिकल नेम्स, फैमिली कलेक्टर्स नेम एक्सेट्रा।
ये हर्बेरियम है। मैंने आपको बताया था कि आप सबने भी हर्बेरियम के बारे में ट्राई किया होगा या शायद आप सबने भी लाइफ में हर्बेरियम बनाया ही होगा। पुराने समय में हम क्या करते थे जब हम बच्चे थे, प्लांट्स को तोड़ के आते थे और फिर उसके लीफ को हम अपने बुक्स के अंदर डाल देते थे और फिर हम बुक्स को खोलते थे कुछ दिनों के बाद तो वो एकदम सूख जाता था। हम उसको स्टोर करके रखते थे, हम उसको कागज़ पे चिपकाते थे। कई लोग उसकी फ्रेमिंग भी करवाते थे और घर पे भी टाँगते थे। कई लोग बुक्स के अंदर ही रखते थे। और गुलाब जो है, रोज़ है, उसके लिए भी बहुत से लोग गुलाब को लेके तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा। और कुछ बच्चे प्लांट्स के और फ्लावर्स को लेके या फिर लीव्स को लेके ये टेक्निक को यूज़ करते हुए हर्बेरियम बनाते थे। हालाँकि तब उनको पता नहीं था कि हर्बेरियम है, मज़ा आता था बनाने में, इसलिए हम करते थे। पर इसी टेक्निक को थोड़ा और साइंटिफिक वे से किया जाता है, तब इसको हर्बेरियम कहते हैं। हर्बेरियम शीट कहते हैं आइडियली इसको, ये पूरी शीट को, पर जहाँ पर ये शीट्स स्टोर होती है, उसके स्टोर हाउस को हम हर्बेरियम कहते हैं। हर्बेरियम आपके किस काम आएगा? हर्बेरियम आपके काम में आएगा अगर आप रिसर्चर, आप स्टूडेंट हैं, तो आपने काफ़ी ऐसे प्लांट्स देखे नहीं होंगे लाइव। कुछ प्लांट्स है वो अमेज़न में मिलते, कुछ प्लांट्स है वो साउथ अफ्रीका में मिलते, कुछ ब्राज़ील में मिलते, पर अगर आपके पास कलेक्टर्स के कलेक्ट किए हुए सैंपल्स हैं, तो आप उसको देख सकते हैं लाइव। तो ये एक फ़ायदा रहता है। थोड़े बहुत आप स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी की स्टडी हर्बेरियम शीट से कर सकते हैं। तो लाइव देखने का, भले सूखा हुआ, आपको एग्ज़ैक्ट तो नहीं देखने को मिलेगा जैसा वो है, पर वो ड्राइड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे प्लांट जो शायद आपने रेयरली देखे हो, जैसे रुद्राक्ष का प्लांट है, तो ऐसे कुछ प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत रेयर है। जैसे सर्पगंधा है, जिसको राव वुल्फ या वोमिटोरिया भी कहते हैं। सर्पगंधा हिमालय में पाई जाती है और ऐसा कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर प्लांट में से एक है। हिमालय के अंदर ऐसे प्लांट्स मौजूद हैं जो बहुत रेयर है और जिसके बारे में कम इन्फॉर्मेशन हम सब लोगों को है। आप याद करिए, संजीवनी बूटी लाने वाले हनुमान जी हिमालय से ही संजीवनी लाए थे और आज भी ऐसा माना जाता है कि वहाँ के जो तिबेटियन मोंक्स होते हैं, वो इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं और इनको इन्फॉर्मेशन रहती है। तो ये सब कुछ जो है, जितना अवेलेबल है हर्बेरियम के अंदर, वो आपके लिए एक्सेसिबल रहेगा। अगर आप टैक्सोनॉमी के स्टूडेंट हैं, आप बीएससी करते हैं, तब भी विज़िट कर सकते हैं और आप स्कूल स्टूडेंट हैं, तब भी आपको विज़िट करना चाहिए आपके नियरर हर्बेरियम का। तो आप गूगल में सर्च करिए कि आपके घर से नज़दीक हर्बेरियम कहाँ है। गुजरात के अंदर कहाँ हर्बेरियम है, इंडिया के अंदर कौन-कौन सी लोकेलिटीज़ के अंदर हर्बेरियम है और वो कौन से टाइम पे ओपन रहता है। और बिल्कुल लॉकडाउन खत्म होने के बाद या आपको जब भी वक़्त मिले, जब मार्केट ओपन हो जाए, जब सब कुछ खुल जाए, रिस्क फैक्टर कम हो जाए, तब आप विज़िट कर सकते हैं हर्बेरियम का।